हम्म हम लोगों ने ना हमेशा ये ऑब्जर्व करा है, पता नहीं आपने करा नहीं करा, मैंने करा है। टीवी ऑन करो, टीवी का काम होता है अपने को एंटरटेन करना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना और इमेजेस दिखाना, मूविंग इमेजेस, ठीक है। बट उसकी जगह पे वो तो करती है, बट उसके साथ साथ टीवी गर्म भी होती। फैन का काम क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब घूमना, रोटेट करना। बट फैन अगर ज़्यादा देर तक ऑन रहता है तो गर्म होता है। ऑन दी अदर हैंड फ्रिज का काम क्या है? चीज़ों को ठंडा करना। बट फ्रिज अगर बाहर से आप टच करो कभी भी वो गर्म हो जाता है। तो एक कॉमन फिनोमिना समझ में आया कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम लोग करंट देते हैं तो वो डिवाइस अपना काम करने के साथ साथ कुछ हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो करंट का किसी भी कंडक्टर में से फ्लो होने पर कंडक्टर के गर्म होने के इवेंट को या इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द फिनोमिना ऑफ हीटिंग अप ऑफ अ कंडक्टर while a current flows through that conductor is called heating effect of current। आसान सी बात है। अभी जो हीटिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है, हीट प्रोड्यूस करेगी। हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म। सो ये प्रोड्यूस हीट जो होती है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कंडक्टर के अक्रॉस, दैट इज द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सेकेंड, कंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, दैट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एंड थर्ड, कितने टाइम तक हम लोगों ने कंडक्टर को करंट दिया है, दैट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। इन तीनों इक्वेशंस को मर्ज करने पे हमें जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलती है वो होती है एच इज इक्वल्स टू वी आई टी। कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनलिटी का, बट उसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो उसको समझने के लिए देखो, इन तीनों को मर्ज करा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, हमेशा क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट के लिखा, के वी आई टी। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 रहती है, इसलिए एच बिकम्स वी आई टी। एच बिकम्स वी आई टी। आसान। अब इसी इक्वेशन के अंदर एच इज इक्वल्स टू वी आई टी के अंदर अगर हम ओम्स लॉ यूज कर लें, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो यहां पे जो ये V है ना, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? आई आर। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, H इज इक्वल्स टू आई आर देन आई टी। हमारे पास में I की 2 टर्म्स हो गई हैं, तो I स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया इसका अदर फॉर्मूला। अब जब ये सेकंड वाली इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करते हो तो इस सेकंड वाली इक्वेशन को बोला गया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसे बोला जाता है जूल्स हीटिंग। तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R is directly proportional to the square of the current through the resistor and the time for which the current flows through it and the resistance of the conductor. Or in the other words, the heat produced in a resistor when it is connected to a current source is equals to the product of the square of the current through the conductor, resistance of the conductor and time for which the current is allowed to flow through the conductor। आसान सी बात है। हीट क्या है? एनर्जी की ही एक फॉर्म। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। ऑब्वियस सी बात है, तो सब कुछ जूल से रिलेटेड है। जूल इसकी ऐसा यूनिट, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जूल्स हीट, और जिस लॉ से इसको समझाया जाता है वो कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इजी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसी पे बेस्ड। An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. देखो, आयरन का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 5 एम्प्स। एंड कितने टाइम के लिए कर रहा है? 30 सेकेंड के लिए। अब आपको ध्यान रखना है सबकी ही स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। तो हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। तो heat produced will be 5 square
resistance is 20 and time is 30. So H is equals to 25 times 20 times 30. 25 times 20 कितना? 500. 500 into 30 कितना हो जाएगा? 15,000 जूल्स. अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 15 किलो जूल्स. अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फिजिक्स के अंदर आप जितने जीरोस को अवॉइड करो उतना अच्छा है. आपको ये प्रीफिक्सेस लगाने होंगे. 10 की पावर 3 क्या होता है? किलो. 10 की पावर 6 क्या होता है? मेगा. और इस चैप्टर में बहुत यूज आएंगे ये. 10 की पावर 3 इज किलो, लिखा जाता है इसको के से. 10 की पावर 6 इज मेगा, इसको लिखा जाता है कैपिटल एम से. ऐसे ही 10 की पावर -3 इज मिली, इसको लिखा जाता है स्मॉल एम से. 10 की पावर -6 इज माइक्रो, इसको लिखा हो जाएगा म्यू से. 10 की पावर -9 क्या बन जाती है? नैनो, एन से लिखा जाता है. और 10 की पावर +9 क्या बन जाती है? वाह, गीगा, टेरा, गीगा, जी से. नेक्स्ट होता है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. देखो, जितना भी काम होता है किसी कंडक्टर में वो सब उसके रेजिस्टेंस की वजह से होता है. रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने अंदर से करंट के फ्लो का अपोज करे. तो रेजिस्टेंस कभी नहीं चाहता कि करंट कंडक्टर में से फ्लो करे या चार्ज उस पे से फ्लो करे. तो चार्ज को ना इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है. और इस एफर्ट में किया गया जो वर्क होता है उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में. सो रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द हिंड्रेंस. हिंड्रेंस मतलब अपोज करना किसी चीज का. सो द वर्क डन अगेंस्ट ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हीट. और इसी से बनती है हमारी हीट ऑफ कंडक्टर. आसान सी बात है, कम शब्दों में बहुत इजी सी चीज है कि किसी भी कंडक्टर में से चार्ज को फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो काम करना पड़ता है वही काम किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में. अब काम क्या होता है? वर्क. तो वर्क इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म. सो द वर्क डन टू ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हीट. एंड हु डज दैट वर्क? चार्ज और करंट. आसान सी बात है. तो पहली चीज, वर्क डन कौन करता है सर्किट के अंदर? हमेशा करंट करता है या चार्ज करता है? इसको दिमाग में रखना हमेशा के लिए. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब हीटिंग इफेक्ट ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लिए अनडिजायरेबल है. सम प्लेसेस पे अनडिजायरेबल है. आप जब टीवी देख रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो. आप जब हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपके हेडफोन्स गर्म हो, राइट? बट कुछ जगहों पे इनकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है. अगर ये नहीं होती, इस करंट का अगर हीटिंग इफेक्ट नहीं होता तो हमारे बहुत सारे काम हो ही नहीं पाते. तो जैसे घर के अंदर आयरन जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, गीजर हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, वाटर हीटर हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाले जो सबसे अच्छे डिवाइसेस या मेरे पर्सनल फेवरेट है वो है बल्ब एंड फ्यूज वायर्स. तो बल्ब की वजह से हम लोग देख पाए लाइट. हम लोग लाइट को देख तो क्या पाए, देख तो हम वैसे भी सब पाते थे. बल्ब की इन्वेंशन ने दुनिया को अंधेरे में देखने की ताकत दे दी, ठीक है. अंधेरे में तो देख नहीं पाते थे ना हम उससे पहले. हाँ, कैंडल जरूर जला के देख लेते थे या फिर रात को वो लैंटर्न लेके जाते थे तब देख लेते थे. पुराने जमाने की बात है. तब तो ऐसा भी था कि स्ट्रीट लाइट्स थी नहीं. स्ट्रीट लाइट्स में खंबे लगा रखे थे और उनके अंदर लैंटर्न वाला सिस्टम ये होता था. एक आदमी को जाना पड़ता था, सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के आग लगा के लैंटर्न ऑन करना पड़ता था और सुबह उसको बुझा के भी आना पड़ता था. तो गवर्नमेंट जॉब निकली हुई थी वैकेंसीज की बहुत साल पहले, ठीक है. पास्ट में जाओ तो देखो कितनी आसान सी गवर्नमेंट जॉब्स थी. एक ऐसी बाइक भी देखी मैंने जिसमें आगे हेडलाइट ही नहीं थी. हेडलाइट की जगह पे ना वो उसका कैप ऐसे खुलता है, उसके अंदर कैंडल है. कौन सी वाली कैंडल? लैंटर्न वाली कैंडल जिसमें केरोसिन डल के और उसको आग लगाओगे तो वो हेडलाइट ऑन हो गई तो उसका ढक्कन बंद कर दो. ऐसे टेल लाइट में भी सेम था. पीछे लाइट मतलब वो वाली लाइट आपको ऐसे बर्न करनी पड़ेगी, ढक्कन बंद करना पड़ेगा. तो दैट वाज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द बल्ब. तो बल्ब इज
a device which works on the heating effect of current. इलेक्ट्रिक बल्ब के ना कुछ फिक्स पार्ट्स होते हैं, पहले तो उन पार्ट्स को समझो और मैं बताऊंगा कि उन पार्ट्स की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहली बात, ये जो आप इसके आउटर मोस्ट स्पेरिकल के साथ में थोड़ी सी सिलेंड्रिकल बॉडी देख रहे हो, ये सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल बॉडी ग्लास की बनी होती है, तो इसको बोलते हैं ग्लास बल्ब। बल्ब एक्चुअल में सिर्फ यही होता है। इसके अंदर ये जो स्प्रिंग जैसी वायर आपको दिखाई देती है, ये कहलाता है फिलामेंट। स्प्रिंग वाली वायर्स के नीचे ये जो दो वायर्स ऐसे वर्टिकली जा रही है, कहलाती है सपोर्ट वायर्स। और यहां से इसको करंट देने के लिए टर्मिनल्स, और बीच में कुछ इंसुलेशन भी भरा जाता है इस जगह पे, और यहां पे नॉन रिएक्टिव या फिर इनर्ट गैसेस भरी जाती है। इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस जो कि रिएक्ट ना करें। तो ये कुछ मेन पार्ट्स है बल्ब के। बल्ब को एडिसन ने इन्वेंट किया था, ऐसा बोला जाता है। एक्चुअल में एडिसन की इन्वेंशन से बहुत पहले बल्ब कैसे बनेगा इस बारे में काम चल रहा था। तो एडिसन ने खुद ने उस टाइम पे ट्रायल दिए बहुत सारे, तब जाके एक परफेक्ट बल्ब निकल के आया जो कि कमर्शियली यूज किया जा सकता था। एक्चुअल में यहां पे ना दो फैक्ट्स काम में आते हैं। पहला फैक्ट ये कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर गर्म हो जाएगा। ये फैक्ट अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरा ये कि जब भी कोई कंडक्टर या मेटल गर्म किया जाता है तो गर्म होने पे वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालता है। अब रेडिएशंस ना दो तरीके के होते हैं, हीट और लाइट। रेडिएशंस दो तरीके के होते हैं। जैसे सन से क्या आ रहा है, रेडिएशन। सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें आपको हीट भी मिल रही है, लाइट भी मिल रही है। तो जब भी किसी मेटल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से बियॉन्ड गर्म करा जाता है तो उसमें से भी क्या निकलने लगती है, लाइट। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करके क्या बनाया गया, बल्ब। पर इतना काफी नहीं था। शुरुआत में जब बल्ब बनाने की कोशिश करी गई तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इन्होंने एक वायर लिया, चलो यहां देखते हैं, नहीं यहां देखते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बल्ब की, बहुत अच्छे से सुनना। और कैसे एक चीज बनी है वो उसका अपना बहुत बड़ा लॉजिक है। सबसे पहले क्या हुआ, किसी ने ऐसी वायर ली, जिसने भी बल्ब पहली बार बनाने की कोशिश करी, उसने इस वायर के अबाउट क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। जैसे उसने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो उसको पता पड़ा, हाँ यार वायर थोड़ी थोड़ी गर्म तो हो रही है, क्योंकि इसके अंदर से करंट जा रहा है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से वायर थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है। उसने करंट बढ़ा के देखा, करंट की वैल्यू को जब इंक्रीज करा तो उसने ये भी पाया कि वायर अब थोड़ी थोड़ी सी ग्लो भी करने लगी, बहुत थोड़ी सी ग्लो करने लगी वायर। उसने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उसको समझ में आया कि कंडक्टर जब गर्म होते हैं या मटेरियल जब गर्म होते हैं तो उनमें से रेडिएशन निकलता है। ये तो पता था, ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा तो नहीं कर रहा होगा, कोई फिजिसिस्ट ही कर रहा होगा। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि इट इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट को अगर और बढ़ा दिया जाए, हीटिंग इफेक्ट को अगर और बढ़ा दिया जाए तो क्या ये और ज्यादा ग्लो करेगा। उसी सवाल के जवाब के लिए क्या करा उसने, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करा। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपने देखा कि H क्या होता है, VIT के इक्वल होता है, ठीक है। V की जगह पे मैं अगर IR पुट करता हूं तो H क्या बन जाता है, I² RT। तो क्या समझ में आया कि हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए दो तरीके थे। पहला तरीका, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के दो तरीके। फर्स्ट तरीका, या तो आप क्या करो, कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दो, और दूसरा तरीका, या फिर आप कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दो। अब लेंथ को बढ़ाया गया, ठीक है, चलो हम भी लेंथ को बढ़ाते हैं। इस वायर को यहीं से काट दिया गया और अब लेंथ को बढ़ाया। लेंथ को जब बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, ऑब्वियसली हीट बढ़ी, ये ज्यादा गर्म होने लगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा। थ्योरी तो सही है ना, थ्योरी तो सही है, हीट बढ़ी। बट लेंथ को बढ़ाने से नुकसान ये हुआ कि अभी करंट भी ज्यादा ड्रॉ करने लगा है। इसको अपना काम करने के लिए करंट भी ज्यादा चाहिए।
तो लेंथ को बढ़ाना सफिशिएंट नहीं था, इसलिए क्या करा गया, इस तरीके से लेंथ को बढ़ाना सफिशिएंट नहीं था, इसलिए क्या करा गया, इस कंडक्टर को स्प्रिंग की फॉर्म में बनाया गया। स्प्रिंग समझते हो, कॉइल, ऐसे। अब ये ग्लो तो कर रहा था बट उतना ज्यादा नहीं कर रहा था, फिर इसको और पतला करा गया, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को और डिक्रीज करा गया, जिससे रेजिस्टेंस और बढ़ा। तो फाइनली एक ऐसा फिलामेंट में निकल के आया जो कि लेंथ में शॉर्ट था, कम करंट ले रहा था, पर साथ ही साथ ग्लो भी कर रहा था। और ये सारा काम पता कब हो चुका था, थॉमस एडिसन के सीन में आने से पहले ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, अब यहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ये कंडक्टर वायर गर्म होता, ग्लो करना स्टार्ट करता, तो हार्डली कुछ सेकंड्स में ये खुद की ही हीट से जल जाता। हीटिंग इफेक्ट है ना, खुद ही अपनी हीट से बर्न हो जाता। तो ऐसी चीज का फायदा है क्या, जो सस्टेन ही नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अब जरूरत पड़ी दो चीजों की, एक तो ऐसे मटेरियल की जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में जले ना, और दूसरा इसको एनवायरमेंट से ऑक्सीजन से बचाने के लिए, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन से बचाने के लिए, क्योंकि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन ही तो वो गैस है जिसकी वजह से कंबंशन होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज कंबस्ट ही नहीं होगी, जलेगी ही नहीं, राइट। सो इसी को अचीव करने के लिए सबसे पहली बात तो इस फिलामेंट को एक मटेरियल से बनाया गया जिसको कि हम लोग टंगस्टन कहते हैं। अब यहां से ना जो मैं बोलने वाला हूं उसको दिमाग में रखना। टंगस्टन का जो फिलामेंट बनाया जाता है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा लाइट निकलेगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ज्यादा टेम्परेचर पे जाने पे ये बर्न नहीं होगा, खुद ब खुद ब्रेक नहीं करेगा। तो ऐसा एक टंगस्टन का फिलामेंट बना दिया गया, उस फिलामेंट को कनेक्ट करवा दिया गया सोर्स से, पॉजिटिव नेगेटिव से। अब यहां से हीट बाहर ना निकले इसलिए ये दोनों सपोर्टिंग वायर को भी एक इंसुलेटर सरफेस के ऊपर ही अटैच कराया गया। और एडिसन को पता था कि अब ऑक्सीजन से रिएक्ट अगर इसको करवा दिया तो इसमें आग लग जाएगी, तो उसने इसको एक बल्ब में पैक कर दिया, ग्लास के बल्ब में, और इस ग्लास के बल्ब में एक इनर्ट गैस आर्गन को डाल दिया। अब आर्गन एक ऐसी गैस है जो कि, आर्गन एंड नाइट्रोजन ऐसी दो गैसेस हैं जो कि वेरी लेस रिएक्टिव होती हैं, ये जनरली रिएक्ट ही नहीं करती, तो ये ना तो बर्न करने में हेल्प करती है ना रिएक्ट करती है। और इस तरह से जन्म हुआ बल्ब का, एक काम करने वाले बल्ब का। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट पे ही वर्क करने वाला दूसरा डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। वैसे बहुत सारे होते हैं, हमारी लिस्ट में दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज को एक सेफ्टी डिवाइस बोला जाता है। ये किससे सेव करता है, ये सर्किट के अंदर आने वाले फॉल्ट से पूरे सर्किट को सेव करता है। अब वो फॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे ओवरलोडिंग या फिर ओवरफ्लो। ओवरलोडिंग तब होता है जब किसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू डिजायर्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाए या प्री डिफाइंड वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करता है। इसको हम लोग कंडक्टर के फेज वायर के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। फेज वायर वो वायर है जहां से एक्चुअल में करंट सर्किट के अंदर आएगा। ठीक है, अब जब करंट की वैल्यू डिफाइंड वैल्यू से ज्यादा होती है तो इसके अंदर वाला ये जो फिलामेंट है ये जल जाता है और पूरे सर्किट को बर्न होने से या डाउन होने से बचा लेता है। अब इसका जो फिलामेंट होता है उसे जनरली हम लोग लेड या फिर टिन की हेल्प से बनाते हैं। इसका एक कॉमन फिलामेंट जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है वो एल्निको होता है। एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट की हेल्प से बनाया जाता है इसको। अब इसके जो फिलामेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस। बल्ब के जो अच्छा इसका फिलामेंट नहीं होता, इसका एलिमेंट होता है। इसका जो एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस। बल्ब में फिलामेंट होता है, इसमें एलिमेंट होता है। बल्ब के फिलामेंट की प्रॉपर्टी होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, याद रखना है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी होती है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टेंस। अब लो रेजिस्टेंस इसलिए ताकि ये करंट के रास्ते में ऑब्स्टेकल ना बने खुद से,
सर्किट के अंदर लगाया जा रहा है ना, इसको तो सपोर्ट करना है। अगर मुझे किसी कंप्यूटर के अंदर एक फ्यूज लगाना है तो मैं ये थोड़ा चाहूंगा मेरा फ्यूज ही सारा करंट खा जाए, आगे तक करंट जाना चाहिए, इसलिए इसका लो रेजिस्टेंस होगा। और लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब अपने एक प्री डिफाइंड टेम्परेचर से ऊपर जाते ही ये बर्न हो जाता है। हर सर्किट के लिए फ्यूज की रेटिंग अलग अलग डिफाइंड होती है। फ्यूज की रेटिंग फ्यूज के ऊपर छाप दी जाती है, जब उस रेटिंग से ऊपर करंट उस फ्यूज में से जाता है तो बर्न हो जाता है। सपोज करो इस फ्यूज की रेटिंग 5 एम्पियर है। अब थ्योरी के हिसाब से अगर इसके अंदर से 5.1 एम्पियर करंट भी जाने लगेगा तो ये बर्न हो जाएगा। तो जनरली आप लोग ऐसे फ्यूजेस अपने इन्वर्टर में देख सकते हो, यूपीएस में देख सकते हो, और छोटे छोटे जो सर्किट्स होते हैं, कैसे सर्किट्स, एक्सटेंशन बोर्ड वाले सर्किट, उनके अंदर भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर है फ्यूज, अभी निकाल नहीं सकता हूं, सिस्टम बंद हो जाएगा। निकाल लूंगा, चलते में निकाल लूंगा तो मुझे भी शौक लग, रहने देते। ठीक है, तो ये जो मैंने फ्यूज बनाया है कैसा फ्यूज है, कार्टेज टाइप का फ्यूज है। ऑन दी अदर हैंड मैग्नेटिज्म में आपको कौन सा फ्यूज बना के बताया था मैंने, पार्सलिन टाइप का फ्यूज। ठीक है, ये कार्टेज टाइप का फ्यूज होता है, वो पार्सलिन टाइप का फ्यूज होता है। कार्टेज टाइप का फ्यूज अभी मैं निकाल के बता रहा हूं आप लोगों को, इसी में से निकाल के बता रहा हूं, दिखा दूंगा अभी। तो ये कार्टेज टाइप का फ्यूज कहां से निकाला मैंने, पावर सप्लाई में से, और इस पे लिखा है 10 एम्पियर। मतलब ये 10 एम्पियर क्या कहलाएगी, इसकी रेटिंग। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस की खुद की रेटिंग होती है, तो ये इसकी रेटिंग है। 10 एम्पियर से बियॉन्ड करंट ये नहीं झेल सकता। 10 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर इसमें से फ्लो होगा तो इसकी ये फ्यूज वायर बर्न हो जाएगी। देखो पतली सी वायर है इसके अंदर, फ्यूज वायर, और इसको ग्लास के अंदर इसलिए बनाया गया है, एक तो ये हीट से इंसुलेटेड रहे, आपको हीट महसूस ना हो। दूसरी चीज, जब ये बर्न हो जाए तो आप इसको डायरेक्टली स्लाइड आउट करके देख सको कि हमारा फ्यूज बर्न हो चुका है और हमें अब इस नए फ्यूज की जरूरत है, राइट। तो जनरली ये अपने डिवाइसेस को, मेन डिवाइसेस को बर्न होने से बचा लेते हैं। खुद जल जाते हैं बट हमारा मेन डिवाइस जो होता है उसको बचा लेते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, बल्ब और फ्यूज वायर दोनों ही किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जबकि फ्यूज वायर का जो एलिमेंट होता है उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। आसान सी बात है। बल्ब के लिए हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, फ्यूज के लिए हम लोग आइदर एल्निको का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, या फिर टिन और लेड के अलॉयस का यूज करते हैं। आसान सी बात है।